गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सेटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 4 का मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है वो है वायु। राइट, अब हम इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु का जो लेयर है उससे घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल जो है हमारा बहुत ही हेल्प करता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ठीक है, वायुमंडल के कारण जो है हम सभी जीव यहाँ जीवित रह पाते हैं। ठीक है, और वायु जो है हमें किस तरह से हेल्प करता है, श्वास लेने में मदद करता है ना। सूरज की जो किरणें होती है, हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है उससे हमें रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, और रात के समय ठंड से हम क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं। ठीक ना। तो वायुमंडल जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है। ये क्या होता है कि जो ऊष्मा, जो ताप सूर्य से आकर पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से फिर क्या होता है, वो वापस चला जाता है। तो ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोकता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होती है। इसी को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक ना। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए हानिकारक भी है और यूजफुल भी है। तो हानिकारक कब है, जब इसका मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है, और इसका जो मात्रा बैलेंस में होता है तब हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है। इसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं, और इसका अधिकता होने के कारण हम तब पर भी हम लोग जी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो है नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए। ये जो है इसका बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है, जो देखिए, ये कारखानों एवं कार के धुआं से वायुमंडल में इसका स्तर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक ना, और पृथ्वी की तापमान बढ़ जाता है तब इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जो होंगे वहाँ पर क्या होता है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है ना। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि आता है, और समुद्र से जो निकट का क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पर हानि पहुँचता है। इस तरह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काम करता है। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल का संघटन क्या है। ठीक ना, तो जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे गैसों का मिश्रण हमारे अंदर चला जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक ना, और ये सारे गैस हमारे श्वास के साथ चला जाता है, जिनसे वायुमंडल का ये, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी पर
इसका जो मात्रा है वो कितना है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पृथ्वी पर मात्रा सबसे ज़्यादा है। ये आप जो वृत्त बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, आर्गन बहुत कम होता है, अन्य गैस बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है वो नाइट्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ये दोनों जो है अर्थ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये सारे गैस अदर गैस मिलाकर 1% होता है। ठीक ना, तो इस तरह से जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जो है कम मात्रा में पाई जाती है। सभी को मिलाकर क्या होता है 1% होता है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 99% हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का काम क्या है, तो नाइट्रोजन का काम है कि पौधा में ये यूजफुल होता है, उसका वृद्धि के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, और हम लोग का कौन सा ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक ना, देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो उसमें सारा गैस मिला हुआ होता है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर फेफड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन भी चले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। ठीक ना, पौधा को बड़ा होने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, नाइट्रोजन का आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों को क्या चीज़ का आवश्यकता है, ऑक्सीजन का आवश्यकता है। तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है पौधा डायरेक्ट रूप सीधे वायु से नहीं ले पाता है। वो किस तरह से लेता है, तो मृदा एवं कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाली जीवाणु जो है उसे नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप जो है बदल देता है, और तब क्या होता है, पौधा इसका उपयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि इतना सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, फिर भी ऑक्सीजन कम क्यों हो जाता है ना। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है। तो पेड़ पौधा और हम लोग के बीच का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है, क्योंकि हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा ऑब्जर्व कर लेता है, और जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब बात आती है यहाँ कि हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधा को अधिक से अधिक कटाई कर रहे हैं, जिससे हमारा जो ये गैस का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, इसका संतुलन जो है बिगड़ जाता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। ठीक ना, जब वायु जो है, हवा जो है गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब वायु हल्का होगा तो ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो जब वायु गर्म होता है तो फैलता है, जिसके कारण वो ऊपर उठता है, और जब जो उसका स्थान होता है वो खाली हो जाता है, वहाँ पर ठंडी वायु जो होती है भर जाती है, और ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए वायुमंडल की संरचना ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक ना, तो वायुमंडल की संरचना हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में विभाजित है, 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वहीमंडल। ठीक ना, ये 5 परत जो है इसमें हमारा
वायुमंडल विभाजित है। तो पांचों परत को हम लोग इसमें समझेंगे कि 5 परत जो है और किस किस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, सबसे हम पहले क्षोभ मंडल, पृथ्वी के जो सबसे ऊपर स्टार्ट होता है वहाँ से, उस लेयर से हम लोग चलते हैं, यानी क्षोभ मंडल से। तो क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल जो है, यहाँ पर क्या होता है कि ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक ना, क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी मंडल में मौजूद वायु से हम लोग क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। ठीक है, इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटती है, जैसे कोहरा लगना, ओलावर्षण, वर्षा, बादल कड़कना, बिजली चमकना, ये सारे चीज़ जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट देखिए क्षोभ मंडल में ही है। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे समताप मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये 50 किलोमीटर दूर तक फैला है, ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ बादल एवं मौसम संबंधी जितना भी घटना, कोई भी घटना क्या होता है? नहीं होती है। ठीक ना, इसलिए यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मौसम माना जाता है। ठीक है, हवाई जहाज़ जो उड़ान भरती है यहाँ जो है हवाई जहाज़ उड़ती है। ठीक है, और इसमें जो है ओजोन गैस की परत होता है। ठीक ना, ओजोन गैस का जो परत है किस मंडल में होता है? तो ये समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड मंडल क्या है? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मध्य मंडल पृथ्वी से कितने ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये 80 किलोमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर तक ऊंचा फैला हुआ है। ठीक है, अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है यहाँ पर क्या होता है? आने पर जल जाता है। देखिए ये सब उल्का पिंड है, ये क्या होता है? जल जाता है। ठीक ना, कभी कभी ये उल्का पिंड जो है जल कर नीचे गिरता है, तो जिससे गड्ढा बन जाता है, और कभी कभी यहीं जलकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तीव्रता से तापमान बढ़ती है। वायुमंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। ठीक है, और यह जो है 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक, और रेडियो संचार के लिए ये जो परत है बहुत ही यूजफुल है। ठीक ना, क्या होता है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत का क्या खूबी है कि कोई भी चीज़ ये लेता है तो फिर वापस कर देता है। ठीक ना, तो पृथ्वी से जो संचारित होता है, रेडियो प्रसारित होता है, रेडियो तरंगें जो प्रसारित होता है, तो इस परत क्या करता है? इस परत द्वारा पुनः फिर पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, जिससे हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो परत है वो क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल के पतली परत होती है और हल्की गैस हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या होता है? तैरते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा मात्र इतना भाग को केवल 2 अरब ही प्राप्त करता है। जितना पृथ्वी का
लाइट है, तीव्रता है, उसका मात्र 2/4 भाग हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, तब इतना ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक ना, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूरज में कितना ज़्यादा हीट है और गर्मी है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मौसम और जलवायु क्या है। तो मौसम और जलवायु, है ना, तो मौसम क्या होता है पहले ये समझ लेंगे हम। देखिए, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या है, अभी धूप है, फिर कुछ घंटे के बाद हो सकता है बारिश हो, छाया हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु किसे कहते हैं, तो एक ही तरह का जब मौसम कुछ लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे देखिए, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान के जलवायु कहा जाता है ना। तापमान क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो देखिए, तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ये नहीं कि तापमान मीन्स फिर सिर्फ और सिर्फ गर्मी होता है, नहीं, इसमें ताप एवं शीतलता दोनों, गर्मी और ठंडा दोनों को तापमान कहते हैं, है ना। ठंडा के दिन में हम लोग कहते हैं ना कि आज का टेम्परेचर कितना है तो इतना है, गर्मी के दिन में भी कहते हैं आज का टेम्परेचर कितना है तो इतना है ना। तो तापमान में ताप और शीतलता दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखिए, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक ना, शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब हम लोग समझते हैं कि आतपन क्या है। आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोकती है, जिससे सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोकती है उसको क्या कहा जाता है, आतपन कहा जाता है। ठीक है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और ये बीचों बीच जो रेखा गया है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये क्या होता है, ध्रुवों के ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इसकी मात्रा क्या होता है, घटती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब तापमान को क्या चीज़ से मापा जाता है। तो तापमान को मापने की जो यंत्र है उसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिग्री सेल्सियस। यहाँ से क्वेश्चन कई बार जनरल कंपटीशन में भी आया हुआ है और ये झारखंड टीजीटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से ये क्वेश्चन आया है कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी कम, गांव की बात हम करें, ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी कम पड़ता है और शहरी क्षेत्र में गर्मी अधिक क्यों पड़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इसका कारण यही है कि गांव में घर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी होते हैं। उससे क्या होता है कि जो सन का लाइट दिन में आता है और छोटे छोटे घर रहने के कारण, घर के बीच स्पेस रहने के कारण फिर उष्मा रात को वापस हो जाता है ना। और शहर में क्या होता है कि घर जो होता है बहुत बड़े बड़े होता है ना। बड़ा बड़ा घर होने के कारण, भवन का ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या होता है, उष्मा वापस नहीं जा पाता है। बड़ा बड़ा घर जो है, बड़ा बड़ा महल जो है वो उष्मा को जाने से रोकता है ना, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, वायु दाब क्या है। देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम हैं, है ना, यहाँ पर हम हैं, तो
हमारे ऊपर जो वायु का फोर्स है चारों तरफ से इक्वल लगता है, ठीक ना। वायु का जो फोर्स है हमारे ऊपर चारों तरफ से इक्वल लगता है, इसलिए हमें फील नहीं होता है, ठीक ना। अगर हमें एक ही तरफ से वायु का प्रेशर पड़ता तो हम क्या खड़ा हो नहीं पाते, गिर जाते हैं ना, और हमें महसूस भी होता, पता भी चलता। तो वायु का जो दाब है यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं अनुभव करते हैं? क्योंकि वायु जो है हमारे चारों डायरेक्शन से ये फोर्स लगाता है ना, इसलिए हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर इसका विपरीत बल लगाता है ना। हमारा शरीर क्या करता है? इसका विपरीत बल लगाता है, ठीक है। वायु दाब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगाया गया वायु का दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं, है ना। अब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से क्या होता है? गिरता है, ठीक ना। यही कारण है कि चांद पे जब आदमी जाता है तो अपने साथ जो है अपने साथ क्या ले जाता है? वहाँ पर हवा नहीं होता है, इसलिए हवा जब नहीं होगा तो वायु दाब भी नहीं होगा। तो वहाँ पर अपने साथ हवा से भरी पोशाक ले जाते हैं पहनने के लिए, है ना। इस तरह से वो अपना काम चलाते हैं। पवन क्या है उसको हम समझेंगे। पवन क्या है? तो देखिए, गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, है ना। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब पवन किस डायरेक्शन में गति करता है? जो देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर, जैसे देखिए इस तरह से पवन जो है गति करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है, ठीक है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। देखिए यहाँ ये पॉइंट जो है हम सब से रिलेटेड है, इसको हम लोग बहुत बार मतलब सुने हैं, अनुभव किए हैं, है ना। तो हम इसको कैसे समझते हैं? अपने जीवन से रिलेट करके। हम लोग पहले जब छोटे होते हैं तो क्या समझते हैं, जब दादा दादी लोग कहती हैं, दादी लोग जब कहती हैं कि कौन सा हवा चल रहा है, तो वो जब बोलती थी कि पछुआ हवा चल रहा है, तो हम लोग सोचते थे कि पश्चिम की ओर अगर हवा बह रहा है तो उससे पछुआ हवा कहा जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। यानी जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है उसी डायरेक्शन का उसका नाम होगा। यानी पश्चिम से हवा आ रहा है तो उसको हम पछुआ कहेंगे, है ना। जाने की बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ आने की बात। जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से हवा आएगा, जिस डायरेक्शन से हवा आएगा उस डायरेक्शन का उसका, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, है ना। अगर पश्चिम से आ रहा है तो पछुआ होगा, और अगर पूर्व से आ रहा तो पूर्वी हवा होगा, ठीक ना। इस तरह से उसका नाम दिया जाता है। पवन जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। पवन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पवने हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहला पवन जो है वो है अस्थाई पवन, ठीक ना। कौन से पवन है? अस्थाई पवने। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं, ठीक ना। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने जो हैं अस्थाई पवने, ये वर्ष भर जो है पूरे ईयर में लगातार निश्चित दिशा में, जौन दिशा में चल रहा है वही दिशा में चलती रहती है, ठीक है। अब मौसमी पवने की बात हम करें तो ये मौसम के अकॉर्डिंग बदलती है, ठीक ना। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा क्या करती है? बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में जो है मानसूनी पवने अलग डायरेक्शन में बहती है।
स्थानीय पवने क्या होता है, तो ये एक विशेष स्थान में चलता है, इसलिए इसे स्थानीय पवने कहते हैं। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर स्थल एवं समुद्री समीर की, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। गर्मी के दिन में जो भारत में पवन चलती है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ये तीनों पवन जो है, पवन की गति समझना जरूरी है। अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। अस्थायी पवने क्या है? ये साल पूरे ईयर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। ठीक है। मौसमी पवने क्या है? मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है। और स्थानीय पवने क्या है? ये एक विशेष समय के अनुसार चलती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती जो वर्षा है वो क्या होता है कि गर्म वायु जब ऊपर होती है ना, तो ठंडी वायु क्या होती है? नीचे होती है, तब ये चक्रवाती वर्षा होता है। आर्द्रता क्या है? इसको भी हम समझेंगे। आर्द्रता वायु में अगर वाटर की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो ये आर्द्रता जो है, जब पृथ्वी और विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है, वेपर बनता है, तो ये जल वाष्प होता है, वाटर वेपर बन जाता है। और ये वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। राइट। तो उसे हम आर्द्र दिन भी कहते हैं। ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रदीन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या है जो देखेंगे? आर्द्र वायु के कारण क्या होता है? इस तरह से वर्षा होती है, इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। संवहनी वर्षा ये क्या है? गर्म वायु के कारण ये वर्षा होती है, इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें मेरे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल कब होगा? जब इसका बैलेंस सही होगा। ठीक ना, तब ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसका बैलेंस अगर सही नहीं होगा, इसका मात्रा अत्यधिक हो जाता है, तो हमारे लिए ये हार्मफुल होगा, ये खतरनाक होगा। तो ये जो सन से जो हानिकारक किरणें निकलता है, इससे हमें कौन बचाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बचाता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? क्षोभ मंडल है, क्योंकि मौसम संबंधी जितने भी घटना है यहीं पर घटता है। और क्षोभ मंडल पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है? तो पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो क्षोभ मंडल जो है ये समताप मंडल जो है ये बादल विहीन है। ठीक है। आप समताप मंडल में इसको लगाएंगे, यहाँ पे बादल नहीं होता है। ठीक ना। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब वैसे वैसे घटते रहता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। देखिए, व्यापारिक पवने हम लोग अभी समझे थे कि व्यापारिक पवने क्या होती हैं। तो व्यापारिक पवने जो है पूरे ईयर एक ही डायरेक्शन में चलने वाली पवने को व्यापारिक पवने कहते हैं। तो ये व्यापारिक पवने जो है ये अस्थायी होती है। ठीक ना। लू क्या है? एक विशेष टाइम पर चलने वाली पवने को लू कहते हैं। तो स्थानीय पवने ये है। ठीक ना, एक विशेष स्थान पर ये बहती है। ठीक ना। मानसून क्या है? तो मौसमी पवने, ये मौसम के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो इसका 2 होगा। पवन क्या है? तो पवन की क्षैतिज गति है।
ठीक ना। इस तरह से ये चैप्टर जो है इसका मेन डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।